बच्चों, वेलकम टू प्रश्नोत्तर डेमो क्लास। माय नेम इज प्रशांत यादव. I have done my BTech in electrical engineering. So I will be teaching physics to you. I have 5 year plus experience in NEET and JEE. My many students got selected in NEET and IIT JEE. So the highest score my students scored in IIT JEE is 97.15 percentile, and in NEET my students are like 622 out of 720, 610 out of 720 and 595 out of 720. These students are selected in NEET as well. तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, चलिए. तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है और मैं कैसे कंटेंट को आपको डिलीवर करूंगा ताकि आप कंटेंट को इजीली समझ पाए. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पूरा फोकस होता है बेटा कंसेप्ट पे. ठीक है, मैं आपको ये मान के चलता हूं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स और मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं क्या दूंगा, कंसेप्ट. सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट डिलीवर करूंगा, मतलब आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके पीछे बिहाइंड जो आपका चल रहा है फिजिक्स लॉजिक क्या लग रहा है वो बताऊंगा. उसके बाद क्या करेंगे, कंसेप्ट जैसे ही हम लोग डिलीवर करते हैं उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस. देखिए बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग बायो स्ट्रीम से हैं, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा तो पेन होता ही होता है. ठीक है, तो जब मैं 12th की क्लासेस लूंगा उसमें भी मैं ध्यान रखूंगा कि आपको कैलकुलेशन स्किल्स के बारे में सिखाऊं, कैसे हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं फिजिक्स में. और जब आपकी 11th की क्लास लगेगी, क्योंकि आप 12th में हो और नीट एस्पिरेंट होगे, तो आप लोगों के लिए 11th का भी एक्सेस मिलेगा, उसकी भी लाइव क्लासेस मैं लूंगा आपकी. उसके अंदर मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स करके. ठीक है, एक्चुअल में वो आपकी 10th तक की मैथमेटिक्स होती है. ये आपका 15 सेशन चलता है एटलीस्ट. तो जो भी बच्चा इसमें इशू होता है, जिनको भी कैलकुलेशन करने में, या फिर आप समझ लीजिए जैसे सर मेरे से क्वेश्चन तो सब फॉर्मूला समझ में आ गया, मैं सॉल्व भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से हमेशा एरर हो जाते हैं कैलकुलेशन के लिए. तो इस पूरे सेशन में हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना, कि कैसे हम मैथमेटिक्स से अलग अलग लॉस को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, उसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, जिन चीजों से हमें फिजिक्स में डर लगता है वो सारी चीजें हम लोग उसमें सीखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये. ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद फिर एक सेशन आएगा PYQ का, जिसमें हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेई के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे. अच्छा, काफी बच्चे ये कहते हैं सर जेई के क्यों करने, क्योंकि बच्चा अगर आप सिर्फ नीट के लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो अगर कोई क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट आ गया या आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा वो हमेशा हम लोग लेके चलेंगे 700. ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे सर 700 टारगेट रहेगा तो 700 तो अचीव नहीं होगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो, यहीं पर आप स्कोर कर सकते हैं 650 प्लस. और जो आपका कट ऑफ होता है 610 मार्क्स. ये किसके लिए होता है, एमबीबीएस के लिए. ठीक है बच्चा, एमबीबीएस के लिए. ठीक है, आपके टोटल नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 180 क्वेश्चंस. ठीक है, जेई में इसी का नंबर होता है 75. ठीक है, ओके. आपको 180 क्वेश्चंस में से जो फिजिक्स का पोर्शन, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूंगा, बाकी आपकी बात नहीं करूंगा सब्जेक्ट की. फिजिक्स में आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चंस, यहां पर आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस. ठीक है बॉस, 45 क्वेश्चंस में से कितने मिनिमम आप करेंगे कि आपको 610 मिलेगा. मैं आपको इजी कर देता हूं टास्क. इसमें आपको 35 प्लस चाहिए मिनिमम, लेकिन 35 तब चाहिए जब आपका 90 में से 84 प्लस करेक्ट है बायो में, और केमिस्ट्री में 41 क्वेश्चंस आपके सही हैं, तब आप 35 पे सेफ हो. नहीं तो आपको इस नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू 40. देखिए, चीजें यहीं से डिफिकल्ट होती जाती हैं, चीजें यहीं से डिफिकल्ट भी होती जाती हैं जब आप ये नंबर्स के बारे में नहीं जानते. आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन वहां पर इमोशंस को अपने ऊपर लेके आ रहे हो कि यार ये चैप्टर पसंद नहीं है, ये डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा. लेकिन जब आप एक स्ट्रेटजी से पढ़ोगे, जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें आपको चैप्टर के वेटेज के हिसाब से पढ़ाएंगे. मतलब किसी चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड. ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आता है. ठीक है, ऐसा लगता है कि यार इसी सब आ जाए तो मजा आ जाएगा. और एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक,
अगर हम उस एक क्वेश्चन के लिए अगर हमें वो इंटरटेनिंग चैप्टर लग रहा है, हम उस पर पूरा टाइम स्पेंड कर देंगे तो कभी सेलेक्ट होंगे, कभी नहीं होंगे। तो बेटा जब भी आप तैयारी करते हैं तो वहां पे इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है, ये मैटर नहीं करता है। आपको सारे चैप्टर को वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जैसे अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है और आपको बायो पसंद है, दिन भर बायो लेके बैठे हुए हैं, तो इससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हो सकता है कि बायो में आप 90 में से 90 सही कर दें, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। हाँ 87 तक हो सकता है आप सही कर दें, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसमें बाहर से आते हैं, एनसीईआरटी से 70 से 80% आता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका अच्छा स्कोर रहता ही रहता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं और हम ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिजिक्स को जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है उसको हम टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है, और हम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहीं पर नीट के एस्पिरेंट हर बार गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आपको इजी के लिए नहीं, आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि कैसे हम टाइम देंगे हर एक सब्जेक्ट को, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हम कैसे दे सकते हैं, या इक्वल नहीं दे सकते तो उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से टाइम कैसे दे सकते हैं, या फिर ये कैसे एटीट्यूड बना सकते हैं अपना कि डेली हमें सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, पढ़ने कंपलसरी। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल में तैयारी कर सकते हैं हम लोग के साथ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले नाम देखिए क्या है चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज। ठीक है, क्या हो गया, चार्ज। अभी चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं चार्ज। और स्टैटिक क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको स्टैटिक कहते हैं। तो एट रेस्ट मतलब रुका हुआ चार्ज, मतलब अगर एक चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है, क्यू सिंबल है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, अभी बस मुझे ये पता है कि यहीं पे इसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी, ये जहां पर भी है लोकेटेड वहीं पर ये रहेगा पूरे टाइम। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। अगर आपको कोई डाउट होगा बच्चे तो आप चैट सेक्शन जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में चेक भी करता रहता हूँ। ओके बस, हाँ ठीक है, आप दीप्ति अगर आप पीसीएम से, डजंट मैटर, मैंने बताया ना आपको, इसलिए जेई के बारे में भी बताया और आपको नीट के बारे में बताया, क्योंकि ये जो सेशन चलेगा इसमें आपका नीट भी कवर होगा और जेई भी कवर होगा। लेकिन अब आप कहोगे यहीं पर, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में जेई वालों में कि यार नहीं मेरे को तो यार ये नहीं करने, क्वेश्चंस नहीं करने, तो मैं आपको अभी से सिखा रहा हूँ कि नीट के जो क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए वो क्या होंगे पता है, वो होंगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनसे बनेगा आपका कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बॉस, तभी आप अच्छा सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं जेई के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जेई के क्वेश्चन आपके टॉप मोस्ट, आपके सबसे एडवांस लेवल के हो जाएंगे नीट के लिए, और जेई के लिए वो परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। नीट के क्वेश्चन जो होंगे वो जेई वालों के लिए हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के आपको सेशन यहाँ पर मिलेगा। इवन आपको पीवाईक्यू सेशन जब होगा, जब सिर्फ जेई का सेशन होगा तो नीट वाले बच्चे उसमें नहीं रहेंगे, और जब पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल का होगा जिसमें आपका नीट का आपका डिस्कशन होगा, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपका टेस्ट होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर कोर्स प्लान रहेगा जिसमें दोनों के लिए अलग अलग है। लेकिन बेटा कंसेप्ट जो होता है, जो आपके सेशंस होते हैं उसमें जो कंटेंट होता है वो कॉमन कंटेंट में ही आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो कोई टॉपिक है जो नीट में आ रहा है लेकिन जेई में नहीं आ रहा है, एलिमिनेट कर दिया, तो उस सेशन में आपको पहले से इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। ठीक है, अभी जो क्लास ले रहा हूँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जेई में आएगा और नीट में नहीं आएगा, या नीट में आएगा जेई में नहीं आएगा, आपको एक ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी चीज है जो कि मैटर के साथ होगा। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, मैटर नहीं होगा तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन मैटर मैं जब कहता हूं तो मैटर जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी कुछ आदत होती है ना, जैसे कहते हैं कुछ कुछ आपकी स्किल्स हैं जो आपकी ही हैं, सिर्फ यूएसपी है आपकी, ठीक है, यूनिकनेस है आपकी। तो हो सकता है कि किसी और के पास वो यूनिकनेस ना हो, या हो सकता है कि मेरी आज कोई स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल जैसे मेरी है, मैं अगर इस पे प्रैक्टिस ना करूं, ट्रेनिंग ना करूं, एक टाइम बाद स्किल फेड अवे हो जाएगी। लेकिन क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, क्या जो मैटर है मेरी बॉडी का वो खत्म होगा, नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, स्किल हो गई। ठीक है,
किसी का नेचर हो गया, नेचर तो टाइम के साथ बदल भी जाता है, लेकिन बेटा जो मैटर है वो कभी भी नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक प्रोड्यूस करता है एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग को क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन बॉडी। कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएं, मतलब एक्सेस में हो जाए, मुझे 10 चाहिए तो मेरे पास 20 आ गए, और या तो मेरे पास 10 चाहिए तो मेरे पास 0 हो गए, तो डिफिशियंसी हो या फिर आपका एक्सेस में हो जाए। अगर जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना ही होगा तो क्या होगा, मैं स्टेबल रहूंगा। मेरे को 10 चाहिए थे 10 है, तो मैं क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज मेरे पास ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मैं स्टेबल रहूंगा। लेकिन मेरे पास ज्यादा हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, बहुत पैसा हो जाए तुम्हारे पास। जैसे बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन भी बच्चे होते हैं, हर्षित बैठे हुए हैं, हर्षित कह रहे हैं वह बहुत पैसा है सर, है ना, पैसा ही पैसा है। तो जब ज्यादा पैसा होता है तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपको कोई सामान चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ आप शो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, राइट, पैसे खर्च करते हैं। तो वैसे ही अगर आपका पैसा नहीं है तो आपको कोई सामान चाहिए होगा, तब भी आप कहेंगे यार जाने दो बाद में ले लेंगे, आप उसमें एडजस्ट कर लेते हो, राइट, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर मेरे पास उतना ही पैसा है जितना मुझे चाहिए, तो क्या मैं शो ऑफ करूंगा, या मैं किसी चीज को अवॉइड करूंगा परचेज करने से? नहीं, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि मुझे कोई चीज जरूरत है, मैं पैसा है उतना मैं ले लूंगा, है ना मैंने शो ऑफ किया ना मैंने एडजस्ट किया, राइट, तो मैं क्या हूं, न्यूट्रल, राइट। अब यहां बात कर लेते हैं कि जब बोला एक्सेस है, एक्सेस हो गया तो बॉडी पे कोई एक नेचर आ गया शो ऑफ करने का, एक प्रॉपर्टी शो करने लगा, है ना। जैसे यहां पर आएंगे अब टाइप ऑफ चार्जेस पे तो समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है बॉस, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, अगर हमने चार्ज को स्मॉल क्यू सिंबल दे दिया, फिजिक्स में चार्ज को स्मॉल क्यू सिंबल या कैपिटल क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं बॉस। तो अगर मैंने स्मॉल क्यू दे दिया, इसके ऊपर एक प्लस साइन लगा दिया, अब मैं इसको देख के बता सकता हूं कि यार इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर इसका पैसा नहीं है ना। और इसी तरीके से एक टाइप ऑफ चार्ज हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, जहां पर इसके पास पैसा ही पैसा है या फिर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने चाहिए उससे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर एक नेचर का सिंबल दे दिया नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। तो यहां पर ध्यान देना, जब आपके किसी भी चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन। और यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है, जब एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाए आपके इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है बॉस। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट। प्रोटॉन क्या होते हैं, उनके पास भी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल हो जाएं, देखो इसको Ne पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जितनी जरूरत है उतना ही मेरे पास पैसा है। और जब कोई भी इंक्रीज, जैसे ये ग्रेटर देन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, ठीक है बॉस। और अगर तो क्या हो जाएगा, ये इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, ठीक है। आगे देखिए एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए अब एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपने क्लास 11 पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड है, उसके अंदर यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है, जिसके अंदर किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, आपका यूज होता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, बताओ, एम्पियर सेकेंड, और क्या होता है, कूलम, और डायमेंशन क्या होता है, एटी। चलिए इसको डिराइव करके दिखा देते हैं फटाफट। तो क्लास 10 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q अपॉन T, क्लास 10th में पढ़ा था हम लोग ने। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। I क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो देखो ये यूनिट आपकी डिराइव हो गई, एम्पियर सेकंड, ठीक है।
आगे क्या है, कूलम भी इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन मैंने डिराइव कर दिया। डायमेंशन क्या होता है, यूनिट का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, एम्पियर सेकंड। ठीक, इसको डायमेंशन लिखना है तो एम्पियर को ए से लिखेंगे और टाइम को कैपिटल टी से। ये हो गया तुम्हारा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं। चलो चलिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एम्पियर आवर। ठीक है, और एम्पियर आवर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सेकंड को आवर में कन्वर्ट किया तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। और जब 3600 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई, 3600 कूलम। पर में क्या हो जाएगा बताओ, 96,500 कूलम। नेक्स्ट है आपका मिल्कन साहब ने डिटरमाइन किया था क्वांटा ऑफ चार्ज और एस्टिमेट किया था कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो मिल्कन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही आपका डिफाइन किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी इन्होंने, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, ये है। आगे देखिए, जो 1 कूलम होता है वो 3 × 10, ये गलत है, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, मुझे ये डेटा गलत लग रहा है। ठीक है, 1 एब्सोल्यूट कूलम क्या होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। 1 फैराडे क्या होता है, 96,500 कूलम। दिस इज रॉन्ग, मैं इसको वेरीफाई करके आपको करेक्ट बताऊंगा। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको ये जो नोट्स है जो क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सब आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो भी आपको मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे चार्ज की, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ी। अभी तक मैंने बोला कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब नेचर है, नेचर है तो नेचर को डिफाइन करने की कोई डायरेक्शन चाहिए। मैं कहूंगा कि हर्षित जो है गुस्से वाला है ईस्ट में, ईस्ट का कोई मतलब है यहाँ पर नहीं ना, वो तो एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर किसी प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ी होगी, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम डायरेक्शन डिपेंडेंट कहते हैं, मतलब उसको डिफाइन करना है तो विदाउट डायरेक्शन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, कोई भी पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होती है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर तुमसे कहूं कि बी को मैं छुपा लेता हूं, बी को मैं छुपा लेता हूं, ठीक। अब जरा मुझे बताओ, मैंने कहा ए से आपको मोशन स्टार्ट करना है, बी पर जाना है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा ए से जाना है बी पे, बी दिख ही नहीं रहा है, तुम कभी फिनिश कर पाओगे नहीं ना। तो अगर मैंने कहा कि बी यहां लोकेटेड है, आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि बी कहां लोकेटेड है, ठीक है, मैंने कहा ये है पॉइंट जहां पर बी है। तो अब आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, है ना, ये हो गया। तो एक डायरेक्शन में ही आपको बी मिल रहा है, किसी डायरेक्शन मिल रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में जाने पे मिल रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया, तो मतलब ये जो भी मैंने डिफाइन किया, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंपल समझ में आ गया, एक क्विक रिवीजन हो गया तुम्हारा। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को सब आता है स्टिल। चलिए, तो चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इफ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। तो कह रहे हैं इसको आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। चलिए जरा बना के देखते हैं, कुछ फिगर बनाते हैं आपके लिए। दो अलग अलग मैंने स्फीयर बना लिए, मैंने इसके ऊपर बोल दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव नेचर है। मैं कैसे बोल रहा हूं, मुझे पता है इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या कर दिया,
ठीक है, बस इसके पास ज्यादा कमी नहीं है, ठीक ठाक है इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आता हूं, कैसे कांटेक्ट में लेके आऊंगा? दोनों को टच कराना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा, अब जो चार्ज इस पर है, जैसे मान लीजिए मैं कलर चेंज करता हूं, मैं ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही इनको कांटेक्ट में लेके आओगे, जितने चार्ज आपके स्फीयर 1, इसको स्फीयर 1 बोलता हूं, इसको स्फीयर 2 बोलता हूं, दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होने चाहिए, तभी स्टेबल होगा। अभी ये हम नहीं जानते हैं पोटेंशियल, देखिए जिनको जिनको पता है फटाफट कहेंगे अरे सर ये रीजन है पोटेंशियल का। बहुत सही, पोटेंशियल नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, बताऊंगा। आप जानते हैं, आई नो आप जानते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि कूलम फोर्स जानते नहीं हो, बिना कूलम फोर्स के कैसे कह दूंगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा और इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इसीलिए। लेकिन पहले आराम आराम से, तो अभी कूलम फोर्स आएगा तब समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पर अभी की लिए कहानी समझ लो कि जितने चार्ज S1 पे होंगे उतने ही चार्ज S2 पे होंगे, तभी ये स्टेबल होगा। तो कितने चार्ज है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम करना पड़ेगा, क्यों, एक ज्यादा है ना, इक्वल, इसको डिवाइड, ऑड नंबर हो गया। तो अब कितने चार्ज इसमें होंगे, 4 इस पर होंगे और 4, ठीक है बॉस, ये स्टेबल हो गया। इस तरीके से यही कह रहे हैं कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर, या फिर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, यही है ये प्रॉपर्टी। एक नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, कह रहे हैं चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। जैसा कि मैंने कहा भी था अभी आपसे, क्या कहा था कि बिना मास के चार्ज नहीं होगा, लेकिन बिना चार्ज के मास हो सकता है, ठीक है। चलिए, जहां पर वो कौन सा वाला केस होगा पता है, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उस केस में आपको चार्ज सरफेस पे 0 मिलेगा। मैंने बोला जितनी जरूरत है उतने पैसे मेरे पास है, तो वो वाला केस हो गया, ठीक है। चलो, charge cannot exist without mass, though mass can exist without charge, so the presence of charge itself is a convincing proof of existence of mass. In charging, the mass of body changes. When body is given positive charge, its mass decreases. When body is given negative charge, its mass increases. अरे ये क्या हो गया, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, इस लाइन को वैसे ही आपको पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, बस थोड़ा समझ नहीं पा रहे। मास डिक्रीज क्यों हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कम हो गया, का नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कम हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। चलो, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका मास भी चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मास, टोटल मास जो ऐड होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से, वो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मास तो घटेगा। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन और आ गए, मेरे पास ज्यादा हो गए, ठीक, तो उन 20 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो भी मेरे मास में ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जब नेगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज करेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, नेक्स्ट है आपका, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑल फ्री चार्जेस are integral multiple of basic unit of charge represented by E। ज्यादा इंग्लिश हो गई, चलो समझते हैं जरा इसको, इसका मतलब क्या है समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। पता है इस चैप्टर में फेज वाइज आपको डिफिकल्टी फील होगी। अब ऐसा लग रहा है बहुत आसान है, सब कुछ एकदम पिक्चर क्लियर है। थोड़ी देर बाद जैसे ही आपकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक होती जाएगी, वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। तो ऐसा आपको कभी फील ही नहीं होगा। रीजन क्या है कि जैसे आपको बेसिक मैथ जरूरत पड़ेगी, मेरा 11 सेशन आ जाएगा मंडे को जैसे ही बेसिक पढ़ लोगे बेसिक मैथमेटिक्स, तो जो डिफिकल्टी आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की आने के बाद वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये बेसिक सी बात ये है बेटा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं वो बता रहा हूँ जो इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ। स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर कैपिटल क्यू का डिनोट करेंगे। देखो मैंने बोला था ना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को।
तो कैपिटल क्यू कब यूज करते हैं, जब आपका ज्यादा अमाउंट का चार्ज है, ठीक है। मैंने बोल दिया 10 कूलम, बोल दिया 10 कूलम। अच्छा 10 कूलम चार्ज में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी मास के ऊपर, वो क्या होता है भाई, क्या होता है, स्मॉल e, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको सारा ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 10 कूलम आएगी। तो इसको मैं कह सकता हूं इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी या फिर मैटर। ठीक, वही चीज यहां पर कह रहे हैं। तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड by a formula n into e, where n is representing total number of charge present on the body, जिसका सबसे स्मॉल वैल्यू कितनी होगी, e मतलब 1.6 into 10 to the power। ठीक, अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा। यहाँ लिखा भी है देखो, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर प्रोटॉन्स की बात हो रही है तो प्रोटॉन्स की बात होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो नेगेटिव। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज, जिसकी वैल्यू कितनी है ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, कंजर्वेशन इतनी बार सुन लिए होगे, 11th में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो सबसे पहले ये आइसोलेटेड क्या होता है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बाहरी किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जो कि दुनिया से परे है ना, जिसको कोई और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, दो इंडिविजुअल चार्ज मे चेंज, दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि आप चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनी मैटर कैन बी चेंज्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पुराने वाले जो मैटर जिससे आपने ट्रांसफर किया था उस पे किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। अगर जिधर गेन हो रहा है, अगर मान लो मैंने स्फीयर 1 स्फीयर 2 वाला एग्जांपल दिया था, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज वाला, तो उसमें देखा होगा कि S2 पर 2 चार्ज थे, बाद में कितने हो गए, 4। ठीक, अगर 4 हो गए बॉस, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया, है ना। लेकिन S1 की बात करो तो उसमें भी तो 2 घट गए ना, तभी ना 4 इधर 4 उधर हो गए। इसका मतलब पहले कितने रहे होंगे, 6 रहे होंगे इस पे। तो इसका मतलब है कि किसी का फायदा तो किसी का नुकसान भी हो रहा है, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया है। अगर किसी ने से स्फीयर 2 को देखा और ये बोल दिया देखो मैंने चार्ज बना दिया, है ना, 2 से 4 चार्ज हो गए, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो कंजर्वेशन यही बता रहा है कि जो आपका चार्ज है उसको आप बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, ईदर केमिकल और न्यूक्लियर। नो एक्सेप्शन टू द रूल हैव एवर बीन फाउंड। ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया गया आज तक इस रूल के, कंजर्वेशन के लॉ के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। जैसे मान लो कि अगर मैंने कह दिया कि चार्ज किसी भी सरफेस के ऊपर है, जैसे इस बॉटल के ऊपर, बॉटल देना, जैसे ये बॉटल है, ठीक है बॉस, इस बॉटल के ऊपर कुछ चार्ज होगा, ठीक। अब मैं इस बॉटल को मूव कराने लगूं तो इससे चार्ज की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उसकी वैल्यू या फिर किसी प्रकार की उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वही बात ये कह रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको पढ़िए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो देखो, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, ये टॉपिक आगे के चैप्टर्स के हैं, ठीक है, अभी से बता देते हैं। जब v = 0 है तो मतलब कौन सा वाला आ गया चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी बताया ना, चार्ज जब रेस्ट पे है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा चार्ज, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अभी आने वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट,
जब v मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, देखो बेटा ध्यान देना, अभी सिखाया मैंने कि चार्ज बिना मैटर के तो होगा नहीं। तो 11th पढ़ लिया, 11th में क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। मोशन पढ़ा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलने वाला ऑब्जेक्ट कोई भी होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, है ना। तो जीरो होता है एक्सेलरेशन बेटा, इसका मतलब v क्या हो गया तेरा, कांस्टेंट। v कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। मैंने यहाँ पर चार्ज की बात ना करके सीधे मैटर की बात कर दी, क्योंकि चार्ज तो बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन इस समय देखो, अगर हम फिर से वापस चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, वो तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। साथ साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लास 10 तो पास किए हो ना सब लोग, क्लास 10 पास किया था तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ा होगा। तो ये वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। क्या सीखा था वहां पर, ओस्टे साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था, एक वायर के अंदर से करंट फ्लो करवाया था। जब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास लेके वो जाते थे तो उनको ये देखने को मिलता था कि मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया था, इसका मतलब है कि जो आपका वायर के अंदर जो करंट है उसके वजह से किसी ना किसी प्रकार का मैग्नेटिक इफेक्ट वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। मोशन ऑफ चार्ज इज करंट। तो जब ये चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से या स्पीड से, तो बॉस करंट ही तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। देखो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बट नो रेडिएशन। जब v कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब चार्ज मोशन में है लेकिन वो वैरी कर रहा है टाइम के साथ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो रेडिएट करेगी एनर्जी। एक चैप्टर आएगा 12th में EM वेव, वो इसी के ऊपर आधारित है, इसी चीज के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अरे यार इसमें तो क्या ही बताएं, अगर अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव और, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बॉस, ठीक है। अगर लाइक नेचर के चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। यही लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है यार, वो स्केल रगड़ने वाला आपने किया होगा कभी ना कभी, अपने बाल पे रगड़ लेना और छोटे छोटे पेपर के स्केल है तुम्हारे पास, है अभी तुम्हारे पास, अभी मैं करके दिखा दूंगा अगर आपके पास होगा तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे तो है नहीं, है ना। हमें पता है कि स्केल ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, स्केल पर चार्ज हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसके वजह से जब हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे पेपर को तो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इफ वी रब वन बॉडी विद अदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन takes place from lower work function body to higher. Sorry for the interruption, call आ गया था। Okay fine। तो यहां ध्यान देना, ये क्या बोल दिया यार, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। अब मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ना तो सभी है। वर्क फंक्शन होता है बेटा जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी एक सरफेस को इलेक्ट्रॉन को छोड़ के दूसरे सरफेस पर जाने के लिए। ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा कोई भी। अगर तुम्हारे हाथ में 10 रुपए है, ठीक है, तुम कमजोर हो, कोई पहलवान आ गया तो वो तुमसे अगर वो 10 रुपए छीनेगा तो तुम कुछ तो एनर्जी लगाओगे ना, अपनी पूरी ताकत लगा दोगे उस 10 रुपए को बचाने में, लेकिन तुम हार जाओगे एक टाइम के बाद। तो जितनी देर तक तुमने उसको अपने पास होल्ड कर पाए, मतलब आपके पास कुछ एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट थी ना, तो उस पहलवान को कुछ एनर्जी लगानी पड़ी कि नहीं, आपके ऊपर वर्क करना पड़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम पड़ा होगा, ठीक। तो बेटा वही है ये जो हम रबिंग कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं,
अगर अच्छा रबिंग करते हो तो गर्म हो जाता है स्केल, कभी नोटिस किया? मतलब कुछ तो एनर्जी का यहाँ पर लोचा है जरूर, यहाँ गरम गरम हो जा रहा है फ्रिक्शन करने पर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल से क्या हो रहा है, स्केल के ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है बॉस, ठीक है। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। मतलब अगर स्केल पर भी देखो चार्ज तो दोनों पर होंगे, लेकिन दोनों पर न्यूट्रल होंगे। मतलब इतना डिटेल में तो कभी सोचा भी नहीं हो, ठीक है। अब सिखा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, ठीक, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तभी हमारे बाल पे स्पार्किंग नहीं हो रही, स्टेबल है, ठीक है। और स्केल के ऊपर भी स्पार्किंग नहीं हो रही है ना, वो भी स्टेबल है। अब हम कर क्या रहे हैं, जब हम रबिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके बीच में अट्रैक्शन कमजोर होगा, मतलब बाल पर जो चार्जेस हैं उस पर अगर अट्रैक्शन कमजोर होता है, मैं बता रहा हूं, और आपका जो स्केल है उस पर स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब वो मजबूती से पकड़ा हुआ है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब कह रहा है एक्स्ट्रा ले आओ, तो बाल के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे? हमने लोअर वर्क फंक्शन वाले को ढूंढ लिया, रबिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी ठंडी में हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं ना, और कंबल क्या है, कंटिन्यूसली रब करता रहता है हमारी बॉडी पे, हाथों पर, सरफेस पे, और हम उठ के जाते हैं, लोहे की हैंडल को पकड़ते हैं, झटका लग जाता है ना, झटका लग जाता है, तो कहते हैं करंट लग गया, उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? आपके हाथों पर ढेर सारे चार्ज इकट्ठा हो गए ड्यू टू रबिंग, ठीक है, जो कि कंबल के फर पे रब करने से होता है, ठीक है। जैसे ही आपने लोहे की हैंडल पकड़ी वैसे ही सारे चार्ज का एक ट्रांसफर हो गए, उससे क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो एक बार पकड़ने के बाद दोबारा करते हो तो नहीं लगता है ना। तो यही होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, देखो, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है बॉस, समझ में आ गया? आगे देखिए, ये ऐसे जनरलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये मजेदार चीज है क्योंकि ये बहुत काम आती है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अभी टाइम है 15 मिनट है हम लोग के पास, ये हम लोग पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है बॉस? इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक न्यूट्रल बॉडी, ये पूरा हम इसको समझाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, आप वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेन चीज। देखो, मैंने क्या सिखाया था, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल सर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक बार मैं देख लेता हूँ, इतना छोटा आपको दिखता है क्लियरली कि नहीं? तो दिखता तो है यार, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, ठीक है बॉस। तो आप क्या कर रहे हैं, चार्जिंग बॉडी या फिर चार्ज बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी को करीब लेकर आ रहे हैं जिस पर ऑलरेडी एक चार्ज है, ठीक। मैंने क्या सिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है ना। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हुआ क्या, एक यहां पर स्फीयर बनाता हूं, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ठीक। मतलब इस पे जितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अभी मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, और यही होता भी है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, स्टेबल है, सही बनाया मैंने। पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर है, ओके। अब क्या होगा, अभी रॉड दूरी पर है, देखो अभी इसके करीब नहीं आया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसके करीब ले आ रहा हूं। अब करीब लाऊंगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज, अभी पता है ना, कुछ नहीं आता, इतना तो सीख गए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव सर एक दूसरे को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को सर रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा सर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है, देख लेना इसको बगल में, अगर समझना है तो। अब मैं इसको नियर ले आ रहा हूं इसके, तो मैं फिर से इसको बनाऊंगा, इससे होगा क्या समझना, ठीक है। अब मैं वापस से रॉड बना रहा हूं, अब देखो मैं इसके करीब ले आया, ठीक।
अब ये बेचारा जो पॉजिटिव चार्ज था जो उसके करीब आया उसके ऊपर क्या हुआ, एक रिपल्सिव फोर्स आया, इसको ये दूर ढकेलेगा, और निगेटिव को क्या कर रहा है, ये सारे निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो कलर चेंज कर देता हूं, कलर, चलो ठीक है, ये हो गया। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा। अभी इसकी थिकनेस बाय डिफॉल्ट पतली है। चलो ये हो गया बॉस, ठीक, चलो समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से होगा, नेक्स्ट फिगर क्या बना हुआ है, देखो ध्यान से। इसके बाद ये एक्चुअल में पहला स्टेप था, इसके बाद आपका ये फिगर बना हुआ। यहाँ क्या हुआ, सारे निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए, जितने करीब आ सकते थे उतने करीब आ गए। स्फीयर के बाहर तो जंप करके नहीं चले जाएंगे, सिर्फ स्फीयर पे ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे दूर जाके चले गए, है ना, जितनी दूर जा सकते थे उतनी दूर जाके इकट्ठा हो गए। मतलब निगेटिव, ये आधे स्फीयर पर निगेटिव हो गया, आधे पर पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ गया सर, है ना, इतना समझ में आ गया कि आधे पे निगेटिव आधे पर पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था, मतलब मेरे को पॉजिटिव वाले पोर्शन पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जैसे तुम्हें मैं कंटिन्यूअसली पुश कर रहा हूं बाहर की तरफ क्लास के, ठीक है, तो मतलब तुम्हें धक्का लग रहा होगा, राइट, लेकिन तुम्हारे स्ट्रेंथ है, तुम अभी क्लास में रुके हुए हो। लेकिन अगर मैं एक ऐसा, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, मतलब अगर मान लो कि तुम दरवाजे पे हाथ रख के रुके हुए हो, दरवाजा खोल दूं मैं, तो क्या गिर जाओगे ना। तो सेम वही किया मैंने, यहां पर मैंने क्या किया, एक अर्थिंग लगा दी। अर्थिंग मतलब वो रास्ता क्रिएट कर दिया जहां से तुम्हें एग्जिट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, बेचारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऑलरेडी धक्का लग रहा था, अब उन बेचारों पे धक्का लग रहा था, लेकिन गेट बंद था तो वो निकल नहीं पा रहे थे। जैसे गेट खुला, ये सब क्या करेंगे, अब अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और स्फीयर के बाहर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, पता है ना, अर्थ क्या होता है, इन्फिनिट चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो सारे चार्जेस चले गए। लेकिन सर यहीं से सवाल आता है, ये निगेटिव क्यों नहीं किया, जब गेट खुलेगा सबको जाना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन जब गेट खुलेगा और तुम्हें ऑलरेडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और गेट की तरफ तुम्हारा अटेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो क्या तुम्हें वो गेट दिखेगा, नहीं। तो ये नेगेटिव चार्ज बेचारे, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज की आशिकी में खोए हुए हैं, इनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है बेचारों को, है ना, अंधे हो गए एकदम प्यार में, इनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, गेट खुले बंद हो कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा सारे पॉजिटिव निकल गए, मैंने क्या किया, गेट बंद कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ उतने ही चार्ज थे जिनको मुझे रखना था स्फीयर के ऊपर, लेकिन मैं अभी तक आपके क्लासरूम के अंदर आया नहीं, बाहर से ही देखो खेल रहा है, यहाँ बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब ये बॉडी, चार्ज बॉडी टच भी नहीं कर रही है हमारे स्फीयर को, मतलब बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, है ना, आग लगा रहे हैं, बाहर से ही आग लगा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब इन्होंने देखा कि सारे चार्ज जो हैं आपके स्फीयर को क्या है, नेगेटिव, तो हमने कहा गेट बंद करो, और हम भी धीमे से निकल लिए। अब क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जाएंगे कहां, स्फीयर पे ही क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन या फिर सारे नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर रहे हैं और सबके पास बराबर ताकत है, मतलब चाइनीज हो गए, एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक जैसे दिख रहे हैं, तो जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल, ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, सारी चार्जेस इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब बराबर दूरी पर पूरे स्फीयर पर फैल जाएंगे, जिससे कि एक मेरा अनचार्ज बॉडी, मतलब जो कि न्यूट्रल था, अब वो एक निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसी प्रोसेस कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो चैट में पूछ लीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है बॉस, अभी तक तो आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो आई होप कि समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब आप कहेंगे सर अगर पॉजिटिव करना है, तब मैं कहूँ कुछ मत करना, सिर्फ इस चार्ज बॉडी को पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज कर देना। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, और किसको, गेट खोल के किसको भगाओगे, निगेटिव, बचेगा क्या, पॉजिटिव। इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। देखो यहां नीचे एक दो पॉइंट, देखो मेरी नोट्स में हमेशा ध्यान रखना, मेरी नोट्स पढ़ने का एक इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, जो देखो 2-3 हेडिंग होती है मेरी नोट्स में। एक हेडिंग होगी कि नोट करके पॉइंट आएगा, मेरे नोट्स में कई जगह आपको नोट मिलेगा,
जब मैं अपलोड करूंगा मैं पढ़ने के लिए बता दे रहा हूँ अभी से, कैसे जल्दी जल्दी कैसे पढ़ा जाता है ना। बच्चे पढ़ते तो बहुत है, क्योंकि काफी डिटेल पढ़ाते हैं, मजा भी बहुत आएगा, समझ भी बहुत आएगा, लेकिन जब याद करना होगा तो ये आपके लिए इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सब कुछ नहीं लिखना होता है आपको, मतलब या तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट है ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके, तो आपको ये पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है कि जो इंड्यूसिंग बॉडी है, मतलब इस बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, जो बस बाहर से आके इन्फ्लुएंस कर आग लगा रहा है ना। बेचारे सब ये सब देखो अच्छे से रह रहे थे साथ में, लेकिन ये बाहर से आके डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो इंड्यूसिंग बॉडी ना कोई चार्ज गेन करती है ना उसका कोई चार्ज घटता है। और आगे देखिए, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब देखो यहां पर न्यूट्रल था, अब क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और इंड्यूसिंग चार्ज क्या था, तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस कंक्लूड हो गया आपका। ठीक, आगे देखिए, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज ईदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड नॉट इन पार्टिकल। पार्टिकल में इंडक्शन नहीं होता, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं इसलिए, ठीक है। तो वहां कहां अर्थिंग लगाओगे, तो ठीक है, मेरी बात समझ लो। इसका रीजन नहीं, कहीं कोई बताता नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है। इसका रीजन बहुत सिंपल सा यार, इतना छोटा सा पार्टिकल है, उसमें तुम अर्थिंग कहां लगाओगे। तो कभी भी अगर चलो इन्फ्लुएंस होगा भी, तो इन्फ्लुएंस जैसे ही हटाओगे सारे पॉजिटिव नेगेटिव वापस, जैसे समझो, ये समझो अगर मैं इस गेट को हटा दूं, इतना डिटेल में तो सोचा भी नहीं होगा आपने, फटाफट बता देंगे आप, जिंदगी में कभी फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक होता है। 90% क्या होता है ना बच्चों प्रॉब्लम की, आपको पता ही नहीं चलता लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक पता चल जाए फिजिक्स आसान लगेगी, फिजिक्स कठिन होती ही नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं। तो यहां पर देखो, अब इस गेट को हटा दो जरा, इसको भूल जाओ, मान लो ये मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब कर ले ये जितना भी करना है, ठीक, जितना भी इसको अटैक करना है कर लो। जैसे ही भाई साहब जाएंगे, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव, ठीक। अब फटाफट क्या होगा, जैसे ही इनको छुपा लो, जैसे इनको छुपा लो, ठीक है, अब क्या होगा, फटाफट पॉजिटिव नेगेटिव पास में, ये वाला नेगेटिव ये वाला पास में, और ये फटाफट इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, और वापस से न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब इसीलिए पार्टिकल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कहां लगाओगे अर्थिंग, ठीक है। जब तक इंडक्शन होता है तब तक उसके आसपास उस पार्टिकल के दो हिस्सों में अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, आधे पार्टिकल पर पॉजिटिव आधे पे नेगेटिव। जैसे ही बॉडी हटती है वापस से वो न्यूट्रल, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट तरीका होता है कंडक्शन, ये लास्ट होगा आई थिंक। क्वेश्चंस कराने थे मुझे कुछ आपको, ये क्वेश्चंस चलिए अब मैं एक अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन डेली करते हो यार, फोन चार्ज करना है, फोन की बैटरी कम हुई नहीं कि टेंशन शुरू, है ना। घर में फटाफट वैसे तो पड़े रहोगे, मम्मी चिल्लाती रहेंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बैटरी नीचे आई चार्जर लेके तुरंत कूदोगे, है ना, सॉकेट के पास। तो ये क्या है, ये डेली करते हैं हम लोग कंडक्शन। The process of transfer of charge by contact of two bodies is known as conduction. जब तक आप केबल को नहीं अटैच करते हो तब तक चार्ज होता है नहीं, तो बिना कांटेक्ट के कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब कांटेक्ट से जो चार्ज ट्रांसफर को क्या होता है, कंडक्शन। तो मतलब S1 S2 के बीच में जो किया था मैंने स्फीयर के बीच में, वो क्या था, क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन था, ठीक है। आगे देखिए, if a charged body is put in contact with uncharged body, the uncharged body becomes charged due to transfer of electron from one body to other, ठीक है, समझ में आ गया। The charged body loses some of its charge which is equal to the charge gained by, मैंने बोला ना किसी का फायदा किसी का नुकसान। देखिए, the charge gained by the uncharged body is always lesser than initially charge present on the charged body। मैंने ये सब किया था, S1 पर 6 चार्ज और S2 पर 2, तो पहले कम थे, बाद में कितने हो गए, 4, तो मतलब बढ़ गए ना, वही तो लिखा हुआ है, ठीक। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज। नो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब नो कंडक्शन। ये कब होगा, जब दोनों पर चार्ज बराबर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जिसके पास ज्यादा चार्ज उसके पास ज्यादा पोटेंशियल, ठीक। Positive charge flows from higher potential to lower potential, while negative charge flows from lower to higher potential। समझ में आ गया।
आगे देखिए गोल्डन की पॉइंट्स हैं, कुछ इसी के कंक्लूजन है। गोल्डन की पॉइंट्स पढ़ने वाली चीज है, वो हमेशा काम आएगी मेन नोट्स में, ठीक है। ये पढ़ा करो, मतलब जब भी मेन नोट्स पढ़नी रिवीजन करना है तो गोल्डन की पॉइंट पकड़ लो, नोट्स पकड़ लो, नोट जो नोट पॉइंट होते हैं और स्पेशल पॉइंट जो होते हैं वो पकड़ लो। बाकी सब आपको ऑलरेडी आता रहेगा क्लास की वजह से, ठीक है। चार्ज डिफर फ्रॉम मास इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस है ये। असाइनमेंट क्या होती है चार्ज की, डिराइव्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी व्हाइल मास इज अ fundamental quantity. Charge is always conserved but mass is not. Charge cannot exist without mass but mass can exist without charge. Charges are of two type, positive and negative, but mass is of only one type, that is mass कभी negative होता है? मैंने कभी सुना कि -50 किलो का हो गया कोई ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक मिनट, चलिए। True test of electrification is repulsion and not attraction, as attraction can take place between a charged and uncharged body or between two similarly charged bodies. ध्यान देना, जो रिपल्शन होता है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इस तरीके की चीज है, ठीक है। चार्ज का जो टेस्टिंग होता है तो वो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, ठीक। क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक पता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा? क्या पढ़ा उसमें? 9th क्लास में पढ़ा था यार, अब इसमें मत कहना कि नहीं आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कोई भी दो मास है m1 m2 जिनके बीच में दूरी कितनी है, r है, ठीक। चलो मैं बता देता हूं, इनका सेंटर है, इनके सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ, अच्छा मैंने कहीं चार्ज की बात करी क्या? अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं है? क्या लिखा हुआ देखो, एज अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन अ चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी, मतलब चार्ज हो चाहे ना हो तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में। ये कौन सा अट्रैक्शन है? ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक दैट इज v इज वेरी वेरी लेस देन c, चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q into m क्या हो जाएगा, अपना कांस्टेंट रहेगा, मतलब चार्ज और मास। Charge can be detected and or measured with the help of gold leaf, electroscope, electrometer, voltmeter, etc. ये एक्सपेरिमेंट पता है आपको? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, चलिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, एक चैम्बर होता है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक, और यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड होती है, क्या होती है बेटा, कंडक्टिंग रॉड। इसमें दो गोल्ड के हम लीफ लगाते हैं, मतलब पतली सी लेयर एक मेटल की दो होती है, ठीक है, ध्यान देना। अब हम कोई भी चार्ज बॉडीज पे टच कराते हैं जिससे कि चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है तो मतलब चार्ज होगा, ठीक। अब इसको चार्ज कर दिया, फिर दूसरे बॉडी को ले आए, और अगर इनके बीच का रिपल्शन बढ़ता गया, इसका मतलब जो ऊपर बॉडी ले आके हम टेस्ट करना चाह रहे थे वो क्या थी, पहले हमने नॉन बॉडी ले आया, जैसे मान लो पहले मैं एक रॉड ले आया जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, मुझे पता था, ठीक। अब क्या होगा, इन लीव्स के ऊपर वहां से चार्ज ट्रांसफर, तो कंडक्टर है ना, तो यहां से चार्ज आएगा, इनके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा। अब ये लीव एक दूसरे दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। अब ये लीव चार्ज हो गई ना, अब क्या कर रहे हैं, दूसरी बॉडी ले आ रहे हैं जिसका चार्ज हमको नहीं पता। अगर वो निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो ये चार्ज कम होने लगेगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव डिफ्यूज हो जाएगा, तो ये दोनों करीब आने चाहिए। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, ये दोनों दूर हो जाएंगे। तो इससे डिटेक्ट किया जाता था कैसे, कोई बॉडी कौन से नेचर की चार्ज, समझ में आया? ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वोल्टमीटर तो आपको पता ही है, ठीक। अगली क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर भी अब क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और सावन सर का टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे क्लास को यहीं पर एंड करना होगा। अब आप मुझे फीडबैक बताएंगे कि क्लास आपको समझ में आई या नहीं।